हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, यानी फैराडे अपने प्रयोगों द्वारा यानी कैथोड किरण नलिका कांच की ट्यूब के अंदर प्रयोग कर चुका था और उसने ये पता लगा लिया था कि कुछ कण हैं वो कैथोड से निकलकर एनोड पर क्या कर रहे हैं, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टक्कर मार रहे हैं और उसके कारण चमक उत्पन्न हो रही है। और वो कण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उन कणों का व्यवहार जो है वो ऋणावेशित कणों के समान होता है। और वो कण जो गैस ट्यूब के अंदर भरी हुई थी उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका मतलब वो ऋणावेशित कण थे और ऋणावेशित कण वो हर एक पदार्थ के मूल कण होते हैं, यानी हर पदार्थ में वो पाए जाने वाले कण थे और वो ऋणावेशित कण ही बाद में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने गए। तो फिर फैराडे के प्रयोग को आगे बढ़ा दिया किसने? प्रोटॉन की खोज करता थे गोल्डस्टीन। इन्होंने क्या किया, जब गैस भरी हुई है, विद्युत विसर्जित करवा रहे हैं ट्यूब के अंदर, तो यदि ऋणावेशित कण उत्पन्न हो सकते हैं तो गोल्डस्टीन ने अनुमान लगा लिया कि यदि ऋणावेशित हो सकते हैं तो धनावेशित कण भी उत्पन्न हो सकते हैं। एक वैज्ञानिक को एक प्रयोग करने और उसके निष्कर्ष निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो माइकल फैराडे के प्रयोग को उसने अपनी संतुष्टि पा ली कि कुछ कण हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ गति कर रहे हैं। अपना एक प्रयोग, एक वैज्ञानिक लगभग एक ही प्रयोग कर पाता है अपनी ज़िंदगी में। तो गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया, वही परिवर्तित कैथोड किरण नलिका यानी वो की वही ट्यूब ले ली। उच्च वोल्टता से इसको कनेक्ट कर दिया। ये निर्वात पंप को जा रही थी और वही विद्युत विसर्जन किया गया, यानी यहाँ भरी हुई गैस जो है उसका विद्युत विसर्जन यानी उच्च वोल्टता पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि कैथोड से कुछ कण निकलकर एनोड के पीछे लगे हुए पर्दे पर क्या कर रहे थे, गिर रहे थे और उसके कारण पर्दे पर चमक उत्पन्न हो रही थी। अब की बार क्या हो रहा है कि यदि ऋणावेशित कण गैस में से निकल के इधर से उधर जा रहे हैं, इसका मतलब धनावेशित कण भी यदि ऋणायन बने तो धनायन भी बने होंगे। तो धनावेशित कण जो है वो इस तरीके से क्या करते हैं, गति करते हैं। किसकी तरफ? एनोड से कैथोड की तरफ। गोल्डस्टीन ने ये देखा कि एनोड से कुछ कण निकल करके कैथोड की तरफ गति कर रहे हैं। अब एनोड धनावेशित, कैथोड ऋणावेशित, यानी धनावेशित से ऋणावेशित की तरफ कोई कण गति कर रहा है, इसका मतलब वो कण कैसा है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये धनावेशित है और इन किरणों को, चूँकि गोल्डस्टीन को भी मालूम नहीं था, तो इन किरणों को एनोड किरणें या फिर कैनाल किरणें नाम दे दिया गया और वो किरणें एनोड से कैथोड की तरफ गति करती है। तो परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में
गैसों का उच्च वोल्टता पर और निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर कुछ कण एनोड से प्लस से कैथोड की ओर गमन करते हैं। यानी माइकल फेराडे के प्रयोग को देख करके उसने अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है कि ऋणावेशित कण इधर जा रहे हैं तो धनावेशित भी उत्पन्न हुए होंगे, क्योंकि आवेश उत्पन्न होते हैं दोनों साथ होते हैं, अकेला आवेश नहीं है। तो धनावेशित कण भी उत्पन्न हुए होंगे, तो धनावेशित कण को प्रेक्षित करने के लिए फिर उसने क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड का पर्दा कैथोड पर लगा दिया और जैसे ही कण उस पर्दे पर गिरते हैं तो चमक उत्पन्न होती है। यहाँ क्या कर दिया, ZNS का पर्दा लगा दिया जो स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त होता है जब कण गिरते हैं। तो परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में गैसों को जब उच्च वोल्टता और निम्न दाब पर विद्युत विसर्जित किया गया तो कुछ कण एनोड से कैथोड की ओर गमन करते हैं और ये कण एनोड किरणें या केनाल किरणें नाम दे दिया, उनको कैथोड दिया था, इनको केनाल किरणें कहते हैं। ये बात तो ठीक। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला, प्रयोग को और आगे बढ़ाया तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि केनाल किरणें या एनोड किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। अब एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, यानी ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि केनाल किरणें साधारणतः धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। यानी मान लीजिए अपने पास हाइड्रोजन गैस है और इसको विद्युत विसर्जित किया गया, यानी विद्युत धारा की उपस्थिति में उच्च वोल्टता इस गैस में प्रवाहित की गई निम्न दाब पर। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, या हाफ H2 ले लो इसको, H++ एक इलेक्ट्रॉन। तो जो ऋणावेशित कण थे वो क्या कर रहे थे, वो एनोड की तरफ गति कर रहे थे। वो ऋणावेशित कण तो थे इलेक्ट्रॉन। अब पीछे क्या बच गया, देखो H+ आयन बच गया, और H+ क्या क्या है, धनावेशित गैसीय आयन है, यानी ये गैस थी और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद क्या बचा, धनावेशित गैसीय आयन। ये धनावेशित गैसीय आयन, और ये किधर गति करेगा, प्लस चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ गति करेगा। केनाल किरणें साधारणतः धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। उसके बाद ये गैसीय आयन किस पर निर्भर करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो सब में से निकलेंगे, एक ही टाइप के होंगे सब में, सभी पदार्थों के ये मूल कण होते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हर एक गैस का गैसीय आयन अलग अलग प्रकार का होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, हीलियम का अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, फ्लोरीन का अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि केनाल किरणें या एनोड किरणें नलिका में उपस्थित
गैस की प्रकृति पर नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। केनाल किरणें क्या होंगी? नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगी, यानी यहाँ हाइड्रोजन भरी है या हीलियम भरी है या कोई और गैस भरी है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी कि कौन से गैसीय आयन निर्मित होने वाला है। अब यदि गैसीय आयन अलग अलग होंगे तो हाइड्रोजन का आयन हो जाएगा H+, हीलियम का हो जाएगा He+, क्लोरीन का हो जाएगा Cl+, इस तरीके से। तो इनके आवेश और द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे, यानी कोई इलेक्ट्रॉन 1 देगा, कोई इलेक्ट्रॉन 2 दे सकता है। जैसे मैग्नीशियम की वाष्प भर दी अपन ने, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? Mg+2+ 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो आयन कौन सा बना? मैग्नीशियम +2 आयन बना। तो आवेश इसका अलग होगा, द्रव्यमान इसका अलग होगा, इसका आवेश द्रव्यमान अनुपात अलग होगा, इसका आवेश द्रव्यमान अलग होगा, इसका आवेश द्रव्यमान अनुपात अलग होगा। तो उत्पन्न होने वाली केनाल किरणों के आवेश द्रव्यमान अनुपात गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। केनाल किरणों यानी एनोड किरणों के आवेश द्रव्यमान अनुपात, आवेश बटा द्रव्यमान अनुपात गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यानी गैस की प्रकृति पर इनका आवेश द्रव्यमान अनुपात निर्भर करेगा कि इसका द्रव्यमान कितना है, इसका आवेश कितना है। जैसे मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, चार्ज कितना है? एक मैग्नीशियम परमाणु 12 नंबर पे आता है, द्रव्यमान हो जाएगा 24, 1/12 आ जाएगा आवेश द्रव्यमान अनुपात। हाइड्रोजन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, हाइड्रोजन पर चार्ज कितना? +1 और द्रव्यमान 1/1 बराबर 1। तो ये 1/12 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। तो केनाल किरणों के आवेश द्रव्यमान अनुपात गैस की प्रकृति पर निर्भर करेंगे। हाइड्रोजन भरेंगे तो अलग आएगा और मैग्नीशियम गैस भर देंगे यदि तो अलग आएगा। अब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इन किरणों का व्यवहार यानी केनाल किरणों का व्यवहार कैथोड किरणों के विपरीत होता है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में केनाल किरणों का व्यवहार कैथोड किरणों के विपरीत होता है। क्योंकि वो तो क्या थे? ऋणायन थे और ये क्या है? धनायन है। तो अपने आप ही क्या होगा? विपरीत होगा। और विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अप्रभावित रहते हैं, यानी इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये इनका व्यवहार कैथोड किरणों के व्यवहार के विपरीत होता है। अब सबसे हाइड्रोजन गैस यदि भर दें तो अपने पास जो आयन प्राप्त होगा, जो गैसीय आयन, जो केनाल किरण अपने को प्राप्त होगी, वो होगी H+ और उसको प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन गैस से प्राप्त सबसे हल्का धनायन
धनावेशित गैसीय आयन प्रोटॉन कहलाता है। यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ भरते हैं तो हाइड्रोजन की हाफ H2 H++ ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो केवल क्या बच जाएगा? प्रोटॉन शेष बचेगा, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? प्रोटॉन कह रहे हैं। ये सबसे हल्का धनायन होगा, सबसे हल्की केनाल किरण होगी या एनोड किरण होगी, जो अपने को किससे प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस से प्राप्त होगी। तो ये सारी डिटेल आ गई अपनी प्रोटॉन की खोज, यानी परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए प्रयोग से गोल्डस्टीन ने यह अनुमान लगा लिया कि यदि कैथोड से कुछ कण एनोड पर जा सकते हैं तो एनोड से भी कुछ कण कैथोड पर जरूर आए होंगे, और उन्हीं धनावेशित कणों को केनाल किरणें या एनोड किरणें कहा जाता है। फिर उनके गुणधर्म, विद्युत विसर्जन वही उच्च वोल्टता पर किया गया, यानी गैसों को आयनित की स्थिति में किया गया। उच्च वोल्टता और निम्न दाब, दाब को कम कर दिया निर्वात पंप के द्वारा। फिर इनके गुणधर्म, तो साधारणतः इनके गुणधर्म लगभग इसके विपरीत है, कैथोड किरणों के विपरीत है। बस कैथोड किरणें नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, और वो पदार्थ के मूल कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। केनाल किरणें नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो ये फर्क है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा, आपको पूरी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी। अब देखो अपन देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। और जेम्स चैडविक ने बेरिलियम नाभिक पर किसकी बौछार करवाई? अल्फा कणों। अल्फा कण होते हैं हीलियम आयन, इनकी बौछार करवाई तो कुछ उदासीन कण निर्गमित हुए, उन पर कोई आवेश नहीं था। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? कार्बन में, और एक अपने को उदासीन कण मिलता है न्यूट्रॉन। बेरिलियम नाभिक पर जब अल्फा कणों यानी हीलियम कणों की बौछार करवाई तो कुछ उदासीन कण निर्गमित हुए जिन पर कोई आवेश नहीं था, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भी ये अप्रभावित रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी न ऋणावेश की तरफ न धनावेश की तरफ गति करते हैं। उन उदासीन कणों को क्या कहा गया? क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं था इसलिए इनको न्यूट्रॉन के नाम से जाना गया, और वो कहलाते हैं न्यूट्रॉन। अब इन दोनों यानी अल्फा कणों की बेरिलियम नाभिक के साथ टक्कर से एक नया नाभिक अपने पास बन गया, कार्बन। कार्बन का नया नाभिक अपने को प्राप्त होता है, साथ में उदासीन कण निर्गमित होते हैं। अब देखो इनके द्रव्यमान ऊपर के ऊपर जोड़ लेते हैं। 9 और 4 13, 12 और 1 13, 4 और 2 6, 6 + 0 6। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की भी खोज कर ली गई और एक उदासीन कण पाया गया जिस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं था। तो अपने मूल कण कौन कौन से हो गए? अपने कण हो गए अपरमाणुक कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। खोजकर्ता कौन था? इसका माना जाता है जे थॉमसन को, क्योंकि
आगे बढ़ाया था किसने? जे थॉमसन ने। किसके प्रयोग को? फैराडे के। उस पे आवेश और ज्ञात करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? थॉमसन पर कोई जाता है। थॉमसन ने प्रयोगों द्वारा इस पर आवेश निर्धारित किया था, इसलिए इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता माना जाता है थॉमसन को। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक को, और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन को। इनके द्रव्यमान इसका माना जाता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसका 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और इसका भी लगभग 1.67 इंटू 10⁻27 kg। सापेक्ष द्रव्यमान एक दूसरे के सापेक्ष द्रव्यमान इसका माना जाता है 0.00054। इसका 1.007 और इसका 1.007। आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर, ये माइनस माना जाता है। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 और इस पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और एक दूसरे के सापेक्ष यदि आवेश माने, एक दूसरे के सापेक्ष, तो इस पर -1, इस पर 0 और इस पर +1 आवेश मान सकते हैं। तो ये अपने 3 अवपरमाणु कण, उनके खोजकर्ता, उनके द्रव्यमान, उनके सापेक्ष द्रव्यमान, एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आवेश और सापेक्ष आवेश, ये है। और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का नगण्य माना जाता है 0, इनके 1 और 1 माने जाते हैं। यदि अपन द्रव्यमान यूनिफाइड मास के अंदर लेवें इनका, तो इलेक्ट्रॉन का 0, इसका 1 और इसका 1 माना जाता है। ये अपने 3 अवपरमाणु कण और उनकी विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान, आवेश, सापेक्ष आवेश और द्रव्यमान। तो ये थे अपने अवपरमाणु कण और उनकी खोज।